Hello everyone, welcome back to the physics class. So what we were doing, we have started the chapter that is electromagnetic induction, and we have discussed the magnetic flux and Faraday's law. Faraday's experiment हमने पढ़ लिया. Now we are today going to discuss the Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो फराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कुछ रिजल्ट्स फराडे ने कैलकुलेट किए हैं. व्हाट आर द रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. दैट इज फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फराडे gave two laws based on his three experiments. So we are going to discuss the first law. What is the first law of Faraday for electromagnetic induction? What was it? Whenever there is, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, इसको ठीक कर दें. Whenever there is change in magnetic flux linked with coil, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, जब भी coil से linked जो magnetic flux है अगर वो change होगा, okay, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and EMF is induced in the coil, and EMF is induced in the coil, तो coil में EMF इंड्यूस होगा. EMF जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है उसी से आगे करंट बनता है. तो EMF इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा. इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए जो फोर्स लगी वो EMF होती है. अगर इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए फोर्स लगेगी तभी उसमें करंट बनेगा. सो जब भी ये कॉयल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल, तो कॉयल में क्या इंड्यूस हो जाएगा? देयर इज एन EMF इंड्यूस्ड इन द कॉयल. एंड अगेन ये कब तक जो इंड्यूस EMF रहेगा? दिस induced EMF last so long as change in magnetic flux continuous. मीनिंग समझते हैं. दिस इंड्यूस्ड EMF लास्ट सो लॉन्ग, ये इंड्यूस EMF तब तक रहेगा एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूस, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यू क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, तब तक EMF भी इंड्यूस होता रहेगा लगातार. ओके, तो EMF बनता रहेगा उसमें. इसका मतलब EMF को इंड्यूस करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? बेसिकली वी नीड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. बेसिकली वी नीड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. दिस इज द फर्स्ट लॉ कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लॉ कॉइल से लिंक चेंज होगा देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस EMF आगे करंट को इंड्यूस करेगा. दिस वाज द फर्स्ट लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड लॉ ऑफ EMI, that is electromagnetic induction. What is it? That is electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लॉ जो फराडे ने दिया था वो क्या है? स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा उसका मैग्नीट्यूड की वो कितना बनेगा? इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
rate of change of magnetic flux linked with the coil. कहता है the magnitude of induced EMF. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with coil. अगर आपने ये देखना है भी किसी भी सर्किट में कॉयल में कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा दैट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है. टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. हम इसको लिखते कैसे हैं? E is directly proportional to d phi by dt. E is proportional to d phi by dt. What is E? That is induced EMF. Induced EMF का जो symbol that is small e. What is d phi? That is change in magnetic flux. And what is dt? Time taken for the flux to be changed. Flux को change होने में कितना time लगा? That is dt. तो this is E is proportional to d phi by dt. अगर हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शन का साइन लगा दें, सो इट विल E इज इक्वल टू के डी फाई अपॉन डी टी. ई इज इक्वल टू के डी फाई बाय में डी टी, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू 1 है, तो बन क्या जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आ गया भाई. माइनस क्यों लिया अब हम उसको भी देख लेते हैं. के की वैल्यू -1 होती है. के की वैल्यू क्या होती है? -1. तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डी फाई बाय डी टी. यहाँ माइनस की वैल्यू के भी अपने ही मायने हैं, अपने ही सॉरी बार बार जो थोड़ी ओरिएंटेशन है इसकी चेंज हो जाती है, यहाँ वायर अट जाती है इसकी, तो उस वजह से ओरिएंटेशन जो है वो कई बार चेंज हो जाती है और ये अटक जाता है. तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे. ये तो था इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है? अगर ये तो थी अगर एक कॉयल है आपके पास और कॉयल में एक ही नंबर ऑफ टर्न है ऐसे, अगर कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स हो ऐसे, नंबर ऑफ टर्न्स हो n, अगर कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो? n हो, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर n टर्न्स इट विल बिकम E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी. ई क्या बन गया? माइनस n डी फाई बाई डी टी. n इज नंबर ऑफ टर्न्स. एक टर्न का पता आपको, दैट इज डी फाई बाई डी टी. नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो आया दैट इज n से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस इज दी फैराडेज सेकंड लॉ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैराडेज फ्लक्स रूल. जो सेकंड है इसको फैराडेज का फ्लक्स रूल भी कहते हैं, क्योंकि फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ ही बनता है. सो दीज टू rules given by the Faraday after doing the 3 experiment based on electromagnetic induction. Okay. Now next topic we are doing, that is Lenz's law. Next topic we are doing, that is Lenz's law. अभी हमने क्या पढ़ा फैराडे के सेकंड लॉ में? दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. E इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी. वट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? E क्या था? इंड्यूस ईएमएफ. डी फाई चेंज इन फ्लक्स. एंड व्हाट वाज डी टी? डी टी वाज टाइम टेकन फॉर द चेंज. नाउ व्हाट नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर? it will be told by the Lenz's law. What is the statement of Lenz's law? EMF induced, चाहे तो आप इंड्यूस्ड EMF ले लो, EMF induced और induced current in a coil
induced current in a coil always opposes the cause producing it. What is the meaning of this? EMF induced और induced current in a coil, एक coil में जो EMF बन रहा है या जो करंट बन रहा है always opposes the cause producing it, उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से वो जो करंट इंड्यूस करंट है वो बना है उसको हमेशा अपोज करेगा। इसको हम समझते हैं, देखिए कैसे। सपोज आई हैव अ कॉइल, एक मैग्नेट में इसके पास लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ पोल इसके पास लेके आ रहा हूँ, साउथ पोल अवे से। द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, वन ऑफ द फेस ऑफ द कॉइल इज टूवर्ड्स द मैग्नेट एंड अनदर इज अवे फ्रॉम द magnet. If we are moving the north pole towards the magnet, magnetic flux through the coil it will be increases. Magnetic flux through the coil will be increases. जो magnetic flux है वो coil में increase होगा, क्यों होगा? क्योंकि magnet इसकी तरफ जा रही है। तो इसका क्या काम है? इसमें ऐसा करंट चलेगा जो magnetic flux को decrease कर सके। क्यों? क्योंकि लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंड्यूस करंट इस कॉइल में बनेगा वो उसका अपोज करेगा जिसकी वजह से वो बना है। इसमें जो इंड्यूस करंट बनेगा वो बनेगा इस मैग्नेट की वजह से, तो इस मैग्नेट के नज़दीक आने की वजह से बनेगा। तो इसमें करंट ऐसे चलेगा कि मैग्नेट को दूर भेज सके। मैग्नेट दूर जाएगी कब? ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल ही रिपेल करेगा। इट मीन्स कॉयल का जो फ्रंट फेस है मैग्नेट की तरफ, दैट शुड बी नॉर्थ पोल। वो नॉर्थ पोल कैसे बनेगा? नॉर्थ पोल कब बनता है? जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो कॉयल में, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या चलने लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज। इधर जो फ्रंट फेस बनेगा उसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज से वो पोल नॉर्थ पोल बनेगा। कॉयल का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दे विल रिपेल ईच अदर एंड मैग्नेट विल मूव अवे फ्रॉम इट। अब हुआ क्या इसमें कि करंट जो इसमें बन रहा है वो मैग्नेट के पास आने की वजह से बन रहा है। लेंज़ लॉ क्या कहता है? भी जिसकी वजह से बन रहा है उसी का अपोज करेगा। कॉयल में जो करंट बनेगा उसको मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगा, मैग्नेट को दूर भेजेगा। दूर कब भेज सकता है? व्हेन देयर आर लाइक पोल्स in front of each other. So here is it in north pole, so there must be north pole so that it can repel the north pole of a magnet. अगर हम ऐसा करते कि नॉर्थ पोल को हम दूर लेके जा रहे हैं इधर वापस, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि मैग्नेट मूव जा रही है, दूर जा रही है, मूव कर रही है। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। इसमें करंट ऐसा बनेगा, ऐसे डायरेक्शन में बनेगा कि वो मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सके। मैग्नेट दूर जाने से करंट बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सके। मैग्नेट इसकी तरफ कब अट्रैक्ट होगी? व्हेन देयर इज साउथ पोल। और साउथ पोल कब होता है? व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज करंट। जब क्लॉकवाइज करंट चलेगा इट विल बी अ साउथ पोल, साउथ विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेट विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द कॉइल, सॉरी, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉइल। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि जिसकी वजह से करंट बना कॉइल में, करंट बनने वाला जो करंट प्रोड्यूस हुआ कॉइल में, इंड्यूस करंट जिसको हम कहते हैं, वो जिसकी वजह से बनेगा उसी का ही अपोज करेगा। मतलब जिसने उसको बनाया उसी का ही अपोज कर रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ेस लॉ। नाउ वी आर स्टडिंग दैट लेंज़ेस लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि जो लेंज़ेस लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। As we know, energy can be converted from one form to another, but neither the energy be created nor be destroyed. नई एनर्जी बन नहीं सकती। तो अगर हम यहाँ देखें, जब मैग्नेट को किसके पास लेके आ रहे थे, नॉर्थ पोल, तो क्या था कि नॉर्थ पोल किसके पास लेके आ रहे हैं? इसमें करंट बना कैसे? जो कॉइल में करंट बना दैट इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसका मतलब तो एनर्जी नई बन गई। नई एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है? कन्वर्ट, या वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ क्या बना? इसमें एनर्जी आई कहाँ से? जो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो प्रोड्यूस कहाँ से हुई? अब हम जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास लेके जा रहे हैं, सामने कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल बनेगा, विच रिपेल दिस। इट मीन्स कॉइल जो है वो इस नॉर्थ पोल को, मैग्नेट को रिपेल करना चाहती है। फिर भी हम मैग्नेट को एक्सटर्नल फोर्स से कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं। तो आपको मैग्नेट को रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट कॉइल की तरफ ले जाने में जो एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा है, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्कुलर
कॉइल। तो इट मीन्स क्या हुआ, कोई भी वर्क है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक नई तरह की एनर्जी आपको सीधी कॉइल में देखने को मिल गई। तो अगर ऐसा होता तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वैलिड ही नहीं था, क्योंकि नई तरह की एनर्जी बन गई। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की क्या स्टेटमेंट है, नाइदर एनर्जी क्रिएटेड नॉर एनर्जी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है यहाँ भी। सो वी कैन से दैट लेंज़ेस लॉ follows the law of conservation of energy, because work done in bringing the magnet close to the coil is converted into electric energy that produces electrical current in the neighboring coil. So this is following the law of conservation of energy. Now one question arises that how can we produce electric current in a conductor using magnetism. हम एक चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड सेकंड जो फैराडे का जो सेकंड लॉ हमारे पास बना है, दैट इज इक्वल टू d∅dt विद नेगेटिव साइन. व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हेन एवर देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस लिंक्ड विद द कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल. इट मीन्स अगर आप इंड्यूस ईएमएफ बनाना चाहते हो कि फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज b/ds cos थीटा. कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज हम चलेंगे इसको. सबसे पहले हमने इंड्यूस ईएमएफ बनाना है. इंड्यूस ईएमएफ बनाने की क्या कंडीशन है कि फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फ्लक्स को किस किस तरीके से चेंज कर पाएंगे. फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज b/ds cos थीटा. तो फ्लक्स इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर ऑफ द वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अगर हम तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज्ड. तीनों में से कोई भी अगर एक फैक्टर चेंज कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज्ड. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल से इसका मतलब दैट प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ इन दी कॉइल. तो इट मीन्स व्हेन एवर वी चेंज आइदर मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, it changes the flux. The changing flux produces the induced EMF in the coil. Okay, now suppose we are changing the magnetic field. That how can we change the magnetic field? The question arises now. Suppose we have two poles of a magnet. One is north pole, another is south pole. So there is a magnetic field from north to south direction. There is a magnetic field arising from the north and ending at south. I have a conductor. This is a conducting wire. करंट इसमें अभी तक चल रहा है, करंट हमने बनाना है इसमें. When we are moving this conductor in between the magnetic field, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक वायर है आपके पास, ये दोनों मेरे हाथ पैरेलल और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, एक नॉर्थ और एक साउथ हो गया. अगर एक कंडक्टर है मेरे पास, इसको मैं इसके बाहर अगर रख रहा हूँ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत अंदर आ गया, थोड़ा बहुत पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने के ऊपर लगेगा, फिर ज़्यादा आ गया. तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा उस कॉइल में? इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसका मतलब इस वायर में करंट, जब भी कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, देयर शुड बी एन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन दैट कंडक्टर. उस कंडक्टर में इंड्यूस करंट बनना चाहिए, क्योंकि वो बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज करेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट भी बन रहा है, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर व्हाइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. बट ये राइट हैंड रूल तभी यूज होगा जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हुआ, तो कंडक्टर या तो इसके ऊपर नीचे मूव करे ऐसे, और या आउट और इन ऐसे मूव करे. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, तभी आपको ये फ्लक्स चेंज देखने को मिलेगा या इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा उसमें, अदरवाइज नहीं होगा. और हम ये रूल नहीं लगा सकते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड की फिंगर, फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब और जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, इसको परपेंडिकुलरली तीनों को आपने ओपन करना है. ये दिख रहा होगा आपको, परपेंडिकुलरली ओपन फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब
it should be perpendicular to each other. Forefinger must be in the direction of magnetic field. I am writing over here, forefinger must be in the direction of magnetic field. And what about the thumb? Thumb must be in the direction of motion of the conductor. जिस तरफ कंडक्टर मूव कर रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर जिधर मूव कर रहा है उधर आपने थंब शो करना है. देन व्हाट अबाउट द सेंट्रल फिंगर? सेंट्रल फिंगर will give the direction of induced current. Will give the direction of induced current. Forefinger must be in the direction of magnetic field. Look at here, magnetic field is north to south, so this is the direction of magnetic field. ठीक है, north to south है ऐसे. थंब आपने जो रखना है, थंब कनेक्टर की डायरेक्शन में है. मान लीजिए कनेक्टर आउटवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे बाहर मूव कर, परपेंडिकुलर मूव करवाना है बाहर की तरफ, तो थंब आउटसाइड रख लिया, फोर फिंगर इधर है. तो सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर ओपन करो, सेंट्रल फिंगर अपवर्ड जा रही है. सेंट्रल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, सो इंड्यूस करंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ये लगा हुआ है ऐसे, द इंड्यूस करंट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर में जो इंड्यूस करंट बन रहा है दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. So this was all about the today's concept. I hope you all understood, and do practice, prepare notes and send pics in PDF form to my WhatsApp wall. Till then, thanks and have a nice day.